हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीपीएससी टीचर से संबंधित प्रैक्टिस सेट को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम किरण पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इसके 2 प्रैक्टिस सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे जो आपका 61 नंबर से शुरू हो रहा है, और मैथ और रीजनिंग के लिए आप इसका पीडीएफ टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां पे आपको इसका सॉल्व मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण डैश की घुलित मात्रा से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ऑक्सीजन। देखिए, नदी या किसी भी जल में जल प्रदूषण की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से मापा जाता है, और ये जो घुलित ऑक्सीजन होती है इसे हम डीओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन। और ये डीओ होता क्या है? तो यह जल में घुलित ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। जब जल में डीओ की मात्रा 8.0 mg प्रति लीटर से कम हो जाती है तब ऐसे जल को संदूषित जल कहा जाता है, और जब यह मात्रा 4.0 mg प्रति लीटर से भी कम हो जाती है तब ऐसे जल को क्या कहा जाता है? अत्यधिक प्रदूषित जल कहा जाता है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी जल में जल प्रदूषण की मात्रा जो है कैसे नापेंगे? ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से नापा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नकरणीय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पेपर। जैव निम्नकरणीय मतलब होता है आपका बायोडिग्रेडेबल। कल भी प्रश्न आ चुका था ये, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैव निम्नकरणीय पदार्थ होते क्या है कि ऐसे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे पदार्थ को जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आप बात करें आप पौधे, जानवर, कागज इत्यादि सब क्या है? बायोडिग्रेडेबल है। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी होती है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी पूछा है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च उपभोक्ता सबसे कमजोर कड़ी होती है, जिसे आप तृतीयक उपभोक्ता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन होता है? तो आपका उत्पादक। उत्पादक सबसे पहले होता है, फिर उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आपका द्वितीयक, और उसके बाद तृतीयक। तृतीयक जो है ये सबसे कमजोर कड़ी होती है। ठीक, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध में किसका प्रयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मस्टर्ड गैस का। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे ही आपका सल्फर मस्टर्ड कहते हैं। सल्फर मस्टर्ड, इसका प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। अच्छा, प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? तो ये आपका 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है। कई बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में ये, तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा एसिटिलीन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन या एथिलीन। ठीक है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो ये आपका आइसोप्रेन का बहुलक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, पैराफिन किसका उप उत्पाद है? पैराफिन मोम होता है, ये किससे प्राप्त होता है? आपका ऑप्शन 1, पेट्रोलियम शोधन से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा जाता है पेट्रोलियम शोधन से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त होते हैं? तो आपका पेट्रोल हो गया, डीजल, प्राकृतिक गैस, पैराफिन, मोम, ये सब प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन 1। अगला, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? किसका पीएच मान 7 है? तो आपका शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है आपका 7 होता है। यानी जल कैसा होता है आपका शुद्ध जल? ये आपका उदासीन होता है। अगर पीएच 7 होता है, उदासीन होता है, 7 से ज्यादा होता है तो क्या होता है? आपका क्षारीय होता है, और 7 से कम होता है क्या होता है? अम्लीय होता है। अच्छा, पूछा जाता दूध, दूध कैसा होता है? तो ये आपका अम्लीय होता है। इसका पीएच 6.4 होता है, 6.4 पीएच होता है। ब्लड पूछा जाता है, यानी रक्त, रक्त कैसा होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है। इसका पीएच लगभग आपका 7.4 होता है। ठीक है। नेक्स्ट, एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? केशिका नली में तरल की वृद्धि किसके कारण? तो आपका पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ईंट के छिद्रों में हवा होने के कारण जब उसे पानी में डाला जाता है तो उसमें आपका बुलबुले ऊपर उठते दिखाई देते हैं। ठीक। नेक्स्ट, गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है, डैश से आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, डैफोडिल से आता है। ठीक है, गोल्डन कैरोटीन। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
कब मनाया जाता है? ये पूछा गया प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका ऑप्शन 1 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1969 को। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आपका बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा है इसमें? पेट्रोलियम के संगठक दिया है और उपयोग दिया है। तो पहला आपका बिटुमेन पेंट एवं सड़क निर्माण में, यह आपका सही है, इसका प्रयोग होता है। दूसरा आपका मिट्टी का तेल, इसका प्रयोग जो है जेट वायुयान के लिए ईंधन, ये भी आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा है पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, ये आपका गलत है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य तापमान सभी को पता होगा। ऑप्शन 1 37 डिग्री सेल्सियस मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। लेकिन अगर पूछा जाए फ़ारेनहाइट में कितना होता है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, मधुमक्खियां सामाजिक कीट कहलाती हैं क्योंकि? मधुमक्खियों को सामाजिक कीट कहा जाता है, क्यों? तो ऑप्शन 1 वे समूह में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समूह में रहती हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? सामाजिक कीट कहा जाता है। अच्छा, मधुमक्खी पालन की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। ये प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। अगला, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। पहला आपका कथन ए है, पेट यानी पीईटी जिसका पूरा नाम है पॉलीएथिलीन टर्थलेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये नायलॉन नहीं है बल्कि क्या है? ये आपका पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर है, इसका प्रयोग जो है बोतल वगैरह बनाने में किया जाता है, तार वगैरह बनाने में किया जाता है। दूसरा है एस्टर, वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। बिल्कुल आपका करेक्ट है, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। एनसीईआरटी में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तीसरा आपका संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते, ये आपका गलत है, पिघलते हैं, गलत हो जाएगा। चौथा, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तो इसमें आपका बी सही है, आपका डी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, बी और डी। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी से लिया गया प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है? सार्वभौमिक दाता कौन सा होता है? आपका समूह ओ होता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सार्वग्राही कौन होता है? तो आपका एबी, एबी जो होता है आपका सार्वग्राही होता है। अच्छा, ये जो ब्लड ग्रुप है, ब्लड के ग्रुप की खोज किसने किया था? तो आपका लैंड स्टीनर ने, लैंड स्टीनर ने इसकी खोज की थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो ऑप्शन 1 फीमर जिसे जांग की हड्डी कहा जाता है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो आपका स्टेपी जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, ये मध्य कान में पाई जाती है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च, आपका ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे नमक आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब से कब हुआ था? आपका 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक चला था। और 6 अप्रैल को गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में ये। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन 3 महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो आपका 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी जो है इसके
पहले अध्यक्ष थे, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। और ये पूछा जाता है उस समय वायसराय कौन था, तो आपका लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय था। अगला, नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो ऑप्शन 1 बख्तियार खिलजी के द्वारा, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपका कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। अगला, दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति डैश में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भूमध्य रेखा के उत्तर में है आपका कन्याकुमारी, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी धूप का अवशोषण अधिक करेगा? किस रंग का कागज जो है धूप का अवशोषण अधिक करेगा? तो ऑप्शन 2 काला रंग, क्योंकि काला जो होता है उष्मा का अवशोषक होता है। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु कौन सा है? तो इसमें राजा के प्रति वफादारी, ये सही है। शांति और अहिंसा, ये भी सही है। बड़ों का सम्मान, ये भी आपका क्या है उसमें शामिल था। तो ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अशोक का जो धम्म था, पूछा जाता है इसकी परिभाषा कहाँ से लिया गया है? तो इसकी परिभाषा आपका रहलोवाद सूत्र से लिया गया। रहलोवाद सूत्र से इसकी परिभाषा ली गई है। ठीक है, एक प्रश्न और बनता है कि जो है धम्म यात्रा का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में किया गया है? धम्म यात्रा का उल्लेख अशोक के 8वें शिलालेख में किया गया, 8वें शिलालेख में यह प्रश्न बना है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने किया था? ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने इसकी खोज की थी, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मलेरिया की बात करें तो ये आपका किससे होता है? तो आपका प्रोटोजोआ से, प्रोटोजोआ यानी परजीवी से होता है। और इसका वाहक मच्छर कौन सा होता है? तो मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज जो है इसका वाहक मच्छर होता है। और इसकी दवा क्या होती है? इसकी दवा कुनैन होती है, दवा कुनैन, जो सिनकोना नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला, सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे अधिक आबादी वाला यानी सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। सबसे कम की बात करें, किसकी जनसंख्या है? सिक्किम की, सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। अच्छा, बिहार किस स्थान पे है जनसंख्या के हिसाब से? तो आपका तीसरे स्थान पे, बिहार का नंबर तीसरे स्थान पे है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ये तो आपका हो गया जनसंख्या के हिसाब से। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान, सबसे बड़ा राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है? तो आपका गोवा, गोवा सबसे छोटा है। ये आपका क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग है। अगला, पटना का हरमिंदर साहब डैश का जन्म स्थान है। पटना का हरमिंदर साहब किसका जन्म स्थान है? तो आपका ऑप्शन 1 गुरु गोविंद सिंह का ये क्या है? जन्म स्थान है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार से संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। गुरु गोविंद सिंह की बात करें तो ये आपका सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ये अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की शुरुआत की थी। खालसा पंथ की शुरुआत 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? इंपॉर्टेंट है। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता किसने किया था? आपका ऑप्शन 3 वसुमित्र ने किया था, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। देखिए, इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं। कितनी बौद्ध संगीत हुई थी? तो आपका 4 हुई थी। पूछा जाता है कहाँ हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो ध्यान से सुनिएगा इसका। देखिए, इसकी एक ट्रिक है, रवि प्रकाश, पहले तो ध्यान रखिएगा, रवि प्रकाश, ये किसकी ट्रिक है? ये कहाँ हुआ था उसकी ट्रिक है। यानी अगर हम पहले की बात करें तो पहले आपका राज से क्या हो गया? आपका राजगृह, पहले कहाँ हुई थी? राजगृह में। उसके बाद आपका रवि, वी से आपका क्या हो गया? वैशाली। दूसरी कहाँ हुई थी? तो आपका वैशाली में। प्रा से आपका क्या हो गया? आपका ये आपका पाटिलपुत्र, पाटिलपुत्र में तीसरी हुई थी अगर हम बात करें। उसके बाद चौथी कहाँ पे? आपका कश्मीर यानी कुंडल वन में। तो इसका ट्रिक आपका रवि प्रकाश, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है किसके शासनकाल में हुआ था? इसकी ट्रिक है आपका एके, ध्यान रखिएगा। एक मतलब हो गया आपका, ए से हो गया अजात शत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीत हुई थी। दूसरी किसके समय में हुई थी? के से आपका क्या हो गया? काला शोक के समय में आपका क्या होता? दूसरी हुई थी। अगर हम बात करें तीसरी किसके समय में? तो अशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में। और चौथी आपका कनिष्क के समय में। चौथी बौद्ध संगीत किसके समय में? कनिष्क के समय में थी। और पहले बौद्ध संगीत की जो है अध्यक्षता किसने किया था?
महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरे की बात करें तो किसने किया था, साबक मीर, साबक मीर में द्वितीय बौद्ध संगीत। उसके बात करें अशोक की बात करें, जो अशोक के समय में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीत, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मोगली तिस ने इसकी अध्यक्षता किया था। और चौथे की बात करें तो इसकी अध्यक्षता आपका वसुमित्र ने किया था। और उपाध्यक्ष इसके कौन थे पूछा जाता है, अश्वघोष जो है इसके उपाध्यक्ष थे। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न बनता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 वसुमित्र। और ये आपका कौन से बौद्ध संगीत थी, चौथी बौद्ध संगीत थी। अगला, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है, कौन सी फसल है, तो आपका धान की फसल। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। धान की फसल के लिए आपका उच्च तापमान चाहिए होता है, अधिक आर्द्रता चाहिए होती है, अधिक वर्षा चाहिए होती है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न बनता है तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, धान जो है कैसी फसल है, तो आपका ये खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है धान। गेहूं की बात करें ये रबी की फसल है, रबी की फसल है, ठीक। चना, चना भी आपका रबी की फसल है। नेक्स्ट आपका, क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या सीफल को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो सीफल वगैरह होते हैं उसको करा सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्यों। पहला, इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, तीसरा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है। तो आपका तीनों गलत है, तीनों गलत है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन 5, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होता है, तो ये आपका इसमें पारा होता है। इसी वजह से जो है पारा बहुत नुकसानदेह होता है, इसी वजह से इसको जो है सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है। अच्छा, पारा की अधिकता की वजह से कौन सा रोग होता है पूछा जाता है, ये आपका मिनी माता रोग। मिनी माता रोग जो है किसकी वजह से, पारा की वजह से होता है। और प्रश्न बना था इटाई रोग, इटाई रोग जो है किसकी वजह से, तो आपका कैडमियम की वजह से होता है, कैडमियम की वजह से इटाई रोग। ये प्रश्न बन चुका है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्या पता पारा पूछ ले अब की बार। अगला, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है, हमारे शरीर की वृद्धि और रखरखाव में मदद कौन करता है, तो आपका प्रोटीन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। नेक्स्ट, घेघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, आयोडाइज्ड नमक से प्राप्त कर सकते हैं हम आयोडीन। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, तो आपका मैक-मोहन। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैक-मोहन। डूरन रेखा की बात करें तो आपका भारत और अफगानिस्तान के बीच है, भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा, डूरन रेखा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आपका रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अगला, पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को कहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ जो हवा का आवरण होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1। अच्छा, बात करें अगर वायुमंडल की, तो वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो 78% आपका नाइट्रोजन पाई जाती है। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपका ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%। उसके बाद कौन सी गैस, आपका CO2 कितना पाया जाता है, तो 0.03% पाई जाती है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कह कौन एक लैगून झील नहीं है, तो आपका पेरियार झील, पेरियार आपका लैगून नहीं है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाए। बाकी अगर हम बात करें अष्टमुडी और चिल्का झील, ये आपका लैगून झील है। अच्छा, ये अष्टमुडी झील है कहाँ पे, तो ये आपका केरल में है, कहाँ पे, केरल में। चिल्का झील कहाँ पे है, तो आपका उड़ीसा में। और चिल्का झील ये भारत की सबसे बड़ी झील है। और एक कैसी झील है, तो आपका खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील खारे पानी की है, उड़ीसा में है, और ये लैगून है। बाकी अष्टमुडी ये आपका कहाँ पे है, केरल में है। एक आप बात करें पुलिकट झील, पुलिकट झील ये भी आपका लैगून झील है, ये आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि, धुआं ऊपर उठता है क्यों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। धुआं थोड़ा गर्म होता है, तो गर्म वायु क्या होता है, वो आपका हल्की होती है, किसकी अपेक्षा, ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, हल्की होती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, मध्य रात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में, तो आपका ये आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धमेक स्तूप जो है किस स्थान पर है, तो ये आपका वाराणसी में है, सारनाथ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन
चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? तो आपका अवनालिका अपर्दन, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। चंबल नदी की बात करें तो ये किसकी सहायक नदी है? तो आपका यमुना की सहायक नदी है और ये बीहड़ का निर्माण करती है। अगला है, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग डैश में पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कई बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, 8 मिनट में। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम यानी मनरेगा के लिए बजट अनुमान क्या है? करंट अफेयर का प्रश्न है। तो आपका ऑप्शन 3, 86,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर हम बात करें मनरेगा की, पहले इसका नाम क्या था? नरेगा। और ये कब आया था? तो आपका 2005 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? एक्ट 2005 में आया था और लागू कब हुआ था? 2006 में, फरवरी 2006 में यह लागू हुआ था। और इसका नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? तो मनरेगा इसका नाम बदलकर किया गया आपका 2009 में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? सभी को पता होगा, लाल किले से। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाए। अच्छा, लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, नेक्स्ट, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा? तो इसमें आपका गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा, तृतीयक क्षेत्र यानी इसके सेवा क्षेत्र कहते हैं, इसका हिस्सा क्या हो रहा है? तो इसका हिस्सा बढ़ रहा है। ऑप्शन 1, एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दी है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो रहा है। देखिए, कौन कौन से आपका एक बात करते हैं अगर हम प्राथमिक क्षेत्र की। प्राथमिक क्षेत्र में आपका क्या आता है? कृषि, खनन वगैरह किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो आपका इसमें क्या आता है? विनिर्माण। विनिर्माण किसमें आता है? द्वितीयक क्षेत्र में। तृतीय क्षेत्र जिसे आप सेवा क्षेत्र कहते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। इसमें क्या आता है आपका? इसमें बैंकिंग हो गया, आपका बैंकिंग हो गया, यातायात हो गया, ठीक है, बैंकिंग, यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ये सब किसमें आता है? सेवा क्षेत्र में आता है। ठीक है। अगला, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो आपका इसका हो जाएगा नियॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य है, इसे प्रेस को कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने सुना होगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो फोर्थ आपका प्रेस को कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये पश्मीना ऊन के बारे में दिया है। ये बहुत गर्म होते हैं। बिल्कुल क्या है आपका? सही है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है। गलत है, भेड़ के बालों से नहीं, आपका बकरी के बालों से बनाई जाती है। ये हाथ से बुनी जाती है। सही है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। ये आपका गलत है। सर्दियों में नहीं, थोड़ा आपका जैसे गर्मी आने शुरू होती है तब झड़ते हैं। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही कौन सा है इसमें? आपका ए सही है और सी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑक्सीटोसिन, ये पादप हार्मोन नहीं है। बाकी अगर बात करें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ये सब क्या है? पादप हार्मोन है। एक आप ध्यान रखिएगा, जिब्रेलिन पूछा जाता है। जिब्रेलिन ये भी आपका क्या है? पादप हार्मोन है। अगला, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। विषम कौन सा इसमें? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, रेशा, पराग, पराग, पराग नली और पेलिकल। तो ये आपका विषम है, आपका ऑप्शन 3। देखिए, ये आपका जो पहला है ये क्या है? ये मादा फूल का क्या है? जनन अंग है। और ये क्या है आपका? नर फूल का क्या है? जनन अंग है। तो ये दोनों तो सही है, ये कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, संपूर्ण क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब? तो आपका 1975 में, 1975 में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था जयप्रकाश नारायण ने। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। लोक नायक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और एक प्रश्न और बनता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में। हजारीबाग जेल में रखा गया था। बाद में यहाँ से ये फरार हो गए थे और किसकी स्थापना किया था? आजाद दस्ता की स्थापना किया था। आजाद
दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। इन्हें जो है भारत रत्न भी मिल चुका है, कब? इन्हें 1999 में भारत रत्न भी मिल चुका है। सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, इनके बारे में इंपॉर्टेंट है। अगला, 1878 में किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया? ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था, पूछा इसमें, तो आपका लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाए। और पूछा जाता है किसने समाप्त किया, तो आपका रिपन ने। रिपन ने जो है इसे रद्द किया था। ठीक है, दोनों ध्यान रखिएगा। कर्जन की बात करें तो इसके समय में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन किसके समय में? कर्जन के समय में। रिपन के बारे में एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा। रिपन के बारे में, इनके समय में आपका 1881 से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। नियमित जनगणना की शुरुआत पूछा जाता है तो आपका रिपन के समय में हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन 3 स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन 3 कब किया था? तो आपका 1897 ईस्वी में। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद। अगला है, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? देखिए, पॉलिटी से ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। संघवाद की विशेषता इसमें पूछा कौन सा नहीं है? पहला, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा, ये तो बिल्कुल सही है, यही तो संघवाद है, बंटवारा। दूसरा, स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना, ये भी क्या करेक्ट है। तीसरा, सत्ता का केंद्रीकरण, ये गलत है। सत्ता का केंद्रीकरण नहीं होता, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण होता है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारत की जो संघीय व्यवस्था है तो ये आप कैसी है? तो ये आपका अर्ध संघात्मक है। अर्ध संघात्मक व्यवस्था भारत में। इसमें आपका संघीय व्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं और एकात्मक व्यवस्था के भी लक्षण दिखाई देते हैं। और लिया कहाँ से गया है? ये आपका ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। अगला है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1815 में। अगला, सोम प्रकाश, इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? सोम प्रकाश किसका समाचार पत्र है? तो आपका ऑप्शन 1 ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही बात करें अगर हम बाल गंगाधर तिलक की, इनकी 2 पत्रिका ध्यान रखिए आप। केसरी, केसरी ये आपका किसमें थी? ये मराठी में थी। और दूसरा आपका मराठा, मराठा ये किसमें थी? आपका अंग्रेजी भाषा में थी। 2 पत्रिका किसकी है? ये आपका बाल गंगाधर तिलक की है। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये इनकी पत्रिका ध्यान रखिए, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इनकी पत्रिका है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें जो है नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बीबर, जिसे दर्जन चिड़िया कहते हैं। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीटेट का प्रश्न है, सीटेट में से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा इसमें। पहला, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना। 1971 में नहीं, 1961 में बना था दहेज निरोधक अधिनियम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर। बाकी दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा इसमें थी, सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या, बिल्कुल सही है। इसमें आपका ऑप्शन 1 दहेज निरोधक अधिनियम 1961 में आया था, ना कि 1971 में। अगला, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे सही है पूछ रहा है, कौन सा सही है। पहला, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र के 1/3 भाग से कम मत प्राप्त हो तो उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है, गलत है। 1/3 नहीं, 1/6 होना चाहिए, तो ये आपका गलत है। दूसरा, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव को खुद तैयार करती है, बिल्कुल गलत है, चुनाव आयोग करता है। अगला है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं, बिल्कुल आपका क्या सही है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रसंघ। राष्ट्रसंघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रसंघ की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसमें कह रहा है आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, आपका ये उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रसंघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ये पॉइंट भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसका नाम है आपका जयप्रकाश अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिहार के किस हस्ती या किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला आपका डॉक्टर बिधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका सही है। बिधान चंद्र राय को जो है इन्हें 1961 में भारत रत्न दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इन्हें 1962 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। आगे इसमें आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण, इनको भी प्रदान किया गया था। कब? 1999 में दिया गया था। अगला है सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ये भी बिहार से थे, इन्हें भी मिल चुका है भारत रत्न। कब दिया गया था? 2001 में। जननायक कर्पूरी ठाकुर, इन्हें अभी हाल ही में दिया गया 2024 में। ठीक है, सारे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें ऑप्शन 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। अब निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित? भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पुरी, तो आपका इधर है उड़ीसा में, तो गलत हो जाएगा ये। हैदराबाद की बात करें, ये भी इधर है, तो ये भी गलत हो जाएगा। कोझिकोड, कालीकट, गोवा, मुंबई, ये आपका करेक्ट है। आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर, ये पश्चिमी तट पे है। अगला, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो ये आपका स्पेन का जो युद्ध हुआ था उसको कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध जो कब से कब हुआ था? तो ये आपका 1939 से 1945 तक चला था। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? कह रहा कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं पूछा इसमें, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपका क्या नहीं है? राजशाही नहीं है। आपका ऑप्शन 3 इसका राइट। बाकी न्याय की बात कही गई, गणतंत्र की बात कही गई है, तीसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजशाही का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। नेक्स्ट आपका बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता। इसमें आपका पहला है लोगों द्वारा संघर्ष, ये तो जरूरी माना जाता है। दूसरा आपका विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, ये जरूरी नहीं माना जाता है लोकतंत्र के प्रसार के लिए, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी उपनिवेशवाद का अंत, ये तो जरूरी होता है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? राष्ट्रपति के बारे में पूछा, कौन सा कथन सत्य पूछा है इसके बारे में। ठीक है, वह राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, गलत है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राज्यपाल करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो गलत हो जाएगा। दूसरा आपका वह अपनी शक्ति का वास्तविक उपयोग रूप में से उपयोग करता है, गलत है। ये कौन करता है? वास्तविक रूप से उपयोग प्रधानमंत्री करता है। तीसरा आपका वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ये आपका करेक्ट है। संवैधानिक मुखिया होता है आपका राष्ट्रपति, बाकी अगर वास्तविक मुखिया की बात करें तो आपका प्रधानमंत्री होता है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए राष्ट्रपति का पद किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो आपका खिलाफत आंदोलन के दौरान, ये आपका 1919 में शुरू हुआ था, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ये हम बात करें चंपारण आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1917 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सॉरी, तो 1917 में चंपारण आंदोलन। उसके बाद नमक सत्याग्रह की बात करते हैं, ये कब हुआ था? 1930 में नमक सत्याग्रह हुआ था, इसके बारे में बता चुका हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिससे हाल ही में जीआई टैग मिला? कादियाल साड़ियां, ये आपका किस राज्य से संबंधित है? ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए पहला जीआई टैग किसे दिया गया था, तो दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग दिया गया था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आपका ऑप्शन 1 डोनाल्ड टस्क, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? कागजी मुद्रा के अलावा पूछ रहा है किसका जो है अधिक प्रयोग हो रहा है? तो आपका प्लास्टिक मनी का, ऑप्शन 3 प्लास्टिक मनी, यानी जैसे आपका इसमें डेबिट कार्ड आता है, एटीएम वगैरह जो आते हैं, ये क्रेडिट कार्ड सारे इसमें आते हैं, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के बारे में दिया, पहला, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। दूसरा, भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते, ये भी आपका क्या है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली, नहीं 2014 ने 2015 में,
पहला आपका दूसरा सही है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था, जैसे आपका भारत है, भारत में कैसी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो आपका ऑप्शन 3 सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, और कौन सा अर्थव्यवस्था, तो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। वाणिज्यिक बैंक का पूछ रहा कार्य नहीं है, तो जमा स्वीकार करना इसका कार्य होता, सही है। ऋण प्रदान करना ये भी आपका क्या है, करेक्ट है। बैंकर्स के रूप में कार्य करना ये आपका गलत है, ये आपका आरबीआई करता है। बैंकर्स के रूप में कार्य कौन करता है, आरबीआई करता है, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, पहला है पश्चिम बंगाल के लोग ज्यादातर चावल और केरल के लोग ज्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ये आपका गलत है। देखिए पश्चिम बंगाल में भी आपका लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं, चावल ही खाते हैं, केरल में भी चावल खाते हैं। दूसरा आपका जो चीजें जहां आसानी से पैदा होती हैं वहां पर ये ज्यादा खाई जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। जो ज्यादा जहां पैदा होती है वहां लोग खाते हैं, तो आपका दूसरा सही है, पहला गलत है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 3, पहला गलत है, दूसरा सही है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, तो आपका निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, इसे भारत का तोता कहा जाता है। भारत का तोता ये पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो कहा जाता है। इसे कव्वाली का जनक कहा जाता है, कव्वाली का जनक भी किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। और हम बात करें इसकी रचना, ध्यान रखिएगा, तुगलकनामा, तुगलकनामा किसकी रचना है, तो ये अमीर खुसरो की रचना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं पूछा है इसमें। पहला आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ, ये तो परिणाम था। दूसरा, एडम स्मिथ के लैसेज फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी आपका परिणाम था। तीसरा, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की स्थापना, ये भी आपका सही है। तो इसमें पूछा नहीं है, तो नहीं इसमें हो जाएगा ऑप्शन 5, आपका ऑप्शन 5, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर, ये आपका परिणाम नहीं था। ठीक है, ऑप्शन 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो ये आपका कब से कब चला था, 1775 से लेकर 1783 तक, 1775 से 1783 तक पूछा गया था। अब की बार जो है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था, बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी जो है इसका तात्कालिक कारण था। और ये हुआ कब था, ये पूछा गया था 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुआ था। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं। ओंगीज ये आपका जनजाति है, किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिटिल अंडमान, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनकी संख्या 100 से भी कम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। सिंचाई के माध्यम के बारे में सही पूछा इसमें। पहला, छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। दूसरा, ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की पत्तियों पर गिरता है, गलत है, जड़ के पास गिरता है। तीसरा आपका ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका, ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। तो आपका कौन सा है, एलिफेंटा को गुफाएं हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 2। अच्छा, एलोरा की गुफा पूछा जाता है, तो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो राष्ट्रकूट शासक ने कराया था, राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम कौन सी घटना नहीं पूछा इसमें। महान साम्राज्यों का अंत, विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना और अधिनायकवाद का उदय, तो ये आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, ये आपका प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं था। नेक्स्ट, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है वह है, कौन सी परत है, तो आपका ओजोन परत, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ओजोन परत की बात करें तो पूछा जाए किस मंडल में पाया जाता है, तो ये आपका समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल में पाया जाता है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बनता है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। अगला, निम्नलिखित का मिलान कीजिए।
उच्चावच मानचित्र दिया है, राजनीतिक मानचित्र दिया है और थीमेटिक मानचित्र दिया है। ये आपका मानचित्र के प्रकार है। एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 2 का प्रश्न है ये। तो इसमें देख लेते हैं उच्चावच मानचित्र क्या होता है। तो ये आपका पहला हो जाएगा। देखिए उच्चावच क्या होता है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्र को उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरा आपका ये आपका क्या हो गया, उच्चावच हो गया। दूसरा आपका राज्यों, नगरों, विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, इसे राजनैतिक मानचित्र कहते हैं। राजनैतिक मानचित्र कहा जाता है इसे। तीसरा सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को इसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे निर्वाह कृषि कहा जाता है। ये भी एनसीईआरटी से लिया गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें उत्पादक कहा जाता है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, तो आपका अर्धसूत्री यानी मियोसिस में। ऑप्शन क्या होगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारा प्रवाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो ऑप्शन 1 फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो ये अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो अपने साथ क्या ले जाती हैं, ऊर्जा। ऑप्शन क्या हो जाए, 3 इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा, ये जो ध्वनि तरंग होती है कैसी तरंग है पूछा जाता है, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। कैसी, अनुदैर्घ्य तरंग है ये। ठीक। अगला है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपका नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो किसने किया था, कुमारगुप्त ने। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ, सीआरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक किससे बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा नीना सिंह को। ऑप्शन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहे आज के प्रश्न। इसके आगे आपका जो है सॉल्व दिया है मैथ और रीजनिंग का, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले लीजिएगा, वहां से सॉल्व कर लीजिएगा आप। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।